आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण से शब्द विचार को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वर्ण विचार को पढ़ा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू किया जाए। शब्द विचार में सबसे पहले हम लोग शब्द की परिभाषा को पढ़ेंगे। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात जब वर्णों को हम जोड़ देते हैं और उनके योग से ही शब्द का निर्माण होता है और वह योग सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम निरर्थक शब्दों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद यदि एक ध्वनि समूह बना दें तो उन्हें हम लोग शब्द की संज्ञा देंगे। ऐसा नहीं, ऐसा समूह होना चाहिए जिसका एक सार्थक अर्थ निकले। जैसे कबूतर एक शब्द है जिसमें अलग अलग वर्ण जोड़े गए हैं, तो कबूतर एक शब्द एक सार्थक शब्द है। आइए अब हम लोग शब्द के भेद को पढ़ेंगे। हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं जो निम्नलिखित हैं। हिंदी व्याकरण में शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला अर्थ की दृष्टि से, दूसरा व्युत्पत्ति रचना बनावट की दृष्टि से, तीसरा उत्पत्ति स्रोत इतिहास की दृष्टि से, चौथा रूपांतर प्रयोग या व्याकरणीय विवेचन की दृष्टि से। इन आधार पर शब्दों को हिंदी में बांटा गया है। पहला भेद देखिए, अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक कहते हैं। सार्थक अर्थक अर्थात ऐसे शब्द जिनके साथ कोई अर्थ जुड़ा हो। ऐसे शब्द जिनके साथ कोई अर्थ जुड़ा हो उन्हें हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे गुलाब। गुलाब एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ एक प्रकार का पुष्प होता है। दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कुछ भी अर्थ न निकले, उन्हें हम लोग निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे चकचुक, इस शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी निरर्थक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग सार्थक शब्दों के साथ कर लेते हैं। जैसे ठीक ठाक। ठीक सही है सार्थक, लेकिन ठाक कौन सा शब्द है। रोटी ओटी, काम धाम, खाना वाना, यह सब सार्थक और निरर्थक शब्दों के योग से बने हुए शब्द हैं। शब्द के भेद में अगला भेद है व्युत्पत्ति रचना बनावट की दृष्टि से। व्युत्पत्ति रचना बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार हैं। पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द को ही हम लोग रूढ़ी शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनको जब हम लोग अलग अलग खंडों में बांट देते हैं तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कमल। कमल शब्द का अर्थ एक फूल विशेष होता है, लेकिन जब हम लोग क म ल को अलग अलग तोड़ देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला देखिए यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उन शब्दों के अलग अलग करने पर कुछ अर्थ निकलते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द उन शब्दों को कहेंगे जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से तो बने, लेकिन जब उन शब्दों को भी हम अलग अलग कर दें तो उनका भी एक अर्थ निकल जाए। जैसे विद्यालय। विद्याधन आलय। विद्या का अर्थ ज्ञान का, आलय घर अर्थात ज्ञान का घर। विज्ञान
विशेष ज्ञान, छात्रावास, छात्र आवास, छात्र जहाँ रहते हैं। अगला प्रकार देखिए योग ऋण शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। योग ऋण शब्द यौगिक शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हिमालय। हिमालय दो शब्दों से बना है, हिम धन आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर, अर्थात बर्फ का घर। अब बर्फ का घर यदि हम किसी स्थान पे यदि बर्फ के से बने हुए घर को देखें तो उसे हिमालय नहीं कह सकते, क्योंकि हिमालय का एक सामान्य अर्थ नहीं है, एक विशेष अर्थ होता है। वह सिर्फ एक विशेष पर्वत के लिए प्रयोग होता है। अगला जैसे उदाहरण हम देख ले लंबोदर। तो लंबोदर लंबा है उदर जिसका। अब ये नहीं कि यदि किसी व्यक्ति के उदर बहुत बड़े बाहर निकले हुए या लंबे हैं तो उसे हम लोग लंबोदर लंबोदर कहेंगे, ऐसा नहीं। लंबोदर अर्थ गणेश के लिए विशेष रूप से प्रयोग होता है। अन्य उदाहरणों में आप देख सकते हैं पीताम्बर। पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका। अब ये नहीं कोई व्यक्ति यदि पीला वस्त्र धारण करें तो उसे हम लोग पीताम्बर कहेंगे। जलज जल से जन्म लेने वाला। पंकज कीचड़ से जन्म लेने वाला। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका। वीड़ा पाड़ी वीड़ा है हाथ में जिसके। दशानन दस है आनन जिसके। अब ये जितने भी उदाहरण है यह सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी विशेष अर्थ को देते हैं। विशेष देखिए बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग ऋण शब्द के अंतर्गत आते हैं। बहुव्रीहि समास में न तो प्रथम पद प्रधान न तो उत्तर पद प्रधान, इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। और बहुव्रीहि समास में पीताम्बर, वीड़ा पाड़ी, दशानन, जलज, पंकज, नीलकंठ यह सभी उदाहरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। शब्द भेद में तीसरा प्रकार है इतिहास उत्पत्ति की दृष्टि से। इतिहास उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कुल 4 प्रकार हैं। पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् धन सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। अर्थात तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से तो आए परंतु आज भी अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो चले लेकिन आज भी वह हिंदी में अपने उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में वह संस्कृत में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से तत्सम शब्द हम लोग संस्कृत के शब्दों को कह सकते हैं। जैसे रात्रि, निद्रा, कर्ण, ग्राम, दंत, घोटक, हस्ती, कार्य, स्वर्ण, सैया, सुपुत्र यह सभी शब्द संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। अगला देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तद धन भव। तद मतलब उसके, भव मतलब उसका विकृत रूप। भव मतलब उसका विकृत रूप। अर्थात ऐसे शब्द जो हिंदी के, वे शब्द जो संस्कृत से शब्दों के बिगड़ने से बने हैं। अर्थात जब वह शब्द संस्कृत से चले तो विभिन्न भाषाओं के कारण, चाहे वह प्राकृत, चाहे अपभ्रंश, चाहे पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज हिंदी में उनका रूप बदल गया है, तो उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहेंगे। प्रायः तद्भव शब्द हिंदी के शब्दों को कहा जाता है। जैसे रात, नींद, कान, गांव, दांत, घोड़ा, हाथी, काम, सुपुत, सोना, नाच यह सभी शब्द तद्भव शब्द कहे जाएंगे। आगे देखिए देशज शब्द। देशज शब्द, देशज देश, ज मतलब जन्म लेने वाला, ऐसा शब्द जो देश में जन्म लिया हो। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता के अनुसार अपना लिए गए उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द देशज शब्द कहलाएंगे जो देश में जन्म लिए हैं
लेकिन क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार उन्हें हम लोग आज हिंदी में अपना लिए, उनका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। जैसे पेटी, पगड़ी, गाड़ी, थैला, खाट, फुकनी, यह सभी शब्द देशज शब्द कहलाएंगे, देसी शब्द कहलाएंगे। विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो अन्य भाषाओं से आए हो उन्हें विदेशज शब्द कहेंगे या उन्हें आगत शब्द कहेंगे। विदेशज, विदेशज मतलब विदेश में, ज मतलब जन्म लेने वाला। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से जन्म लेकर हम लोगों की हिंदी में घुस गए हैं और जिनका प्रयोग हम लोग आवश्यकता के अनुसार बहुत ही तेजी के साथ कर रहे हैं। जैसे ऑफिसर, ऑर्डर, चाय, चाउमीन, तंबाकू, सिनेमा, फीस, टिकट, स्कूल, यह सभी शब्द विदेशी शब्द हैं। अगला प्रकार देखिए रूपांतर की दृष्टि से। रूपांतर की अथवा प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कुल दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ता है और उनके कारण उनका रूप बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिन पर लिंग का, वचन का, कारक का प्रभाव पड़े तो वह शब्द विकारी शब्द कहे जाएंगे। और जैसे एक उदाहरण हम ले लें, लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का पढ़ रहा है तो इसमें जब लिंग परिवर्तन हम कर रहे हैं तो लड़की पढ़ रही है। लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग हो जा रहा है, तो क्रिया भी उसी प्रकार से बदल जा रही है। तो विकारी शब्द उन शब्दों को कहेंगे जिन पर लिंग का, वचन का और कारक का प्रभाव पड़े, उन्हें विकारी शब्द कहा जाएगा। विकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम का बोध होगा उन्हें संज्ञा कहेंगे। जैसे मोहन, राम, गंगा, मेरठ इत्यादि यह संज्ञा कही जाएगी। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, उस। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, काली गाय, सफ़ेद गुलाब, अंधेरी रात। तो इसमें काला गाय में काला जो शब्द है यह विशेषण है और गाय शब्द क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहेंगे। क्रिया, जिन विकारी शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन रो रहा है, तो यहाँ पे रोना जो है वह क्रिया है। तो किसी कार्य के करने या होने का बोध जिससे होता है, जिन शब्दों से होता है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़े, अर्थात ऐसे शब्द जो जहाँ भी हो स्वतंत्र हो, उस पे न लिंग का, न वचन का, न कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, अविकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे धीरे धीरे, इधर उधर, यहाँ वहाँ, कम अधिक, आजकल। जैसे एक धीरे धीरे का उदाहरण ले लें तो राम धीरे धीरे चलता है, राधा धीरे धीरे चलती है। तो चलना यहाँ क्रिया है और धीरे धीरे जो अविकारी शब्द है वह जब पुल्लिंग के साथ था तब भी धीरे धीरे था और जब स्त्रीलिंग के साथ आया तब भी धीरे धीरे आया। तो धीरे धीरे शब्द अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब इन अविकारी शब्दों के चार भेद को हम लोग हिंदी व्याकरण के आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।